आज का दिवस इस सदन को प्रणाम करने का है। विरोध आज नहीं हो रहा है। उस दिन भी हुआ था कि 26 नवंबर कहां से ले आए, क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत थी। जो दल स्वयं लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो चुके हो, वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं। पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली। अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। ये कार्यक्रम किसी सरकार का नहीं था, ये कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल का नहीं था, ये कार्यक्रम किसी प्रधानमंत्री ने आयोजित नहीं किया गया था। ये सदन का गौरव होते हैं स्पीकर, सदन का ये स्थान गौरवपूर्ण होता है। स्पीकर की एक गरिमा होती है, बाबा साहब आंबेडकर की गरिमा होती है, संविधान की अपनी एक गरिमा होती है। ये पार्टी की प्रोग्राम में हम कैसे जाएंगे, सरकार की प्रोग्राम हो, पार्लियामेंट की प्रोग्राम हो, जरूर हम जाएंगे। आज अधिकारों को छीनने का काम हो रहा है। लोकतंत्र खत्म उसी दिन हो जाएगा जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा। संवैधानिक नियमों का उल्लंघन हो रहा है। 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो संविधान का सम्मान करती कब है? नमस्कार, मैं हूं नाविका कुमार। सवाल पब्लिक का शो पर आप सब दर्शकों का स्वागत है। आज 26 नवंबर है। आज ही के दिन वर्ष 1949 में भारत ने औपचारिक रूप से संविधान को अपनाया था और आज से ठीक 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हो गया था। 26 नवंबर 1949 सरकार के कैलेंडर में संविधान दिवस के तौर पर हमेशा से दर्ज है, उस तारीख से दर्ज है। लेकिन 2015 से इस तारीख को हर साल संविधान दिवस समारोह के तौर पर मनाने का एक परंपरा शुरू हुई और इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए इस समारोह को शुरू किया गया। नरेंद्र मोदी ने आज इस मौके पर कहा कि यह समारोह आजादी के बाद से ही शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी आज संसद के सेंट्रल हॉल में जब ये बातें कर रहे थे, तब कांग्रेस सहित 14 विपक्षी दलों ने अपने आप को इस समारोह से अलग कर लिया था। इन दलों ने ये आरोप लगाकर समारोह का बहिष्कार किया कि मोदी सरकार में संवैधानिक मूल्यों को कुचला जा रहा है। मोदी सरकार को संविधान और किसान की हत्यारी सरकार बताया गया। लेकिन क्या मोदी सरकार पर लगाए हुए विपक्ष के ये आरोप सही हैं? क्योंकि जब आप इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे तो पाएंगे कि इमरजेंसी से बड़ा संविधान का अपमान कभी भी नहीं हुआ, आज तक किसी ने नहीं किया। हम आज संविधान के उस सबसे बड़े अपमान के हर पन्ने को खोलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कही बात सुननी चाहिए। लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है और वो है पारिवारिक पार्टियां। राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली। अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। जब राजनीतिक दल अपने आप में अपना लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो देते हैं, जो दल स्वयं लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो चुके हो, वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं।
ये कार्यक्रम किसी सरकार का नहीं था, ये कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल का नहीं था, ये कार्यक्रम किसी प्रधानमंत्री ने आयोजित नहीं किया गया था। ये सदन का गौरव होते हैं स्पीकर, सदन का ये स्थान गौरवपूर्ण होता है। स्पीकर की एक गरिमा होती है, बाबा साहब आम्बेडकर की गरिमा होती है, संविधान की अपनी एक गरिमा होती है। हम सब उन महान पुरुषों को प्रार्थना करें कि वो हमें शिक्षा दें ताकि हम हमेशा स्पीकर पद की गरिमा बनाए रखे, बाबा साहब आम्बेडकर का गौरव बनाए रखे और संविधान का गौरव बनाए रखे। लेकिन चिंता तब होती है कि जब न्यायपालिका ने स्वयं ने किसी को अगर भ्रष्टाचार के लिए घोषित कर दिया हो, भ्रष्टाचार के लिए सजा हो चुकी हो, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के कारण उसका भी महिमा मंडन चलता रहे, सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठा देने की जो स्पर्धा चल पड़ी है, ये मैं समझता हूं अपने आप में नए लोगों को लूटने के रास्तों पर जाने के लिए मजबूर करती है और इसलिए हमें इससे चिंतित होने की जरूरत है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज परिवारवाद और ऐसी पार्टियों पर अपना निशाना साधा जहां भ्रष्टाचार की वजह से परिवारवादियों को महिमा मंडन पर निशाना साधा और विपक्ष को आईना दिखाया, उसी वक्त विपक्षी नेता मोदी सरकार को संविधान विरोधी कहकर हमला कर रहे थे। कांग्रेस ने इसे देश नहीं बीजेपी का समारोह कहा। समाजवादी पार्टी ने संविधान बचाओ रैली तक निकाल दी और मायावती ने कहा कि इस सरकार में निचले तबके को दबाया जा रहा है। जरा सुनिए नरेंद्र मोदी के विरोध में कौन कौन से सुर उठे और क्या गीत गाया। आज अधिकारों को छीनने का काम हो रहा है। लोकतंत्र खत्म उसी दिन हो जाएगा जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा। केंद्र व सभी राज्य सरकारें इस बात की गहन समीक्षा करें, क्या ये सरकारें भारतीय संविधान का पूरी ईमानदारी व निष्ठा से सही पालन कर रही हैं अर्थात नहीं कर रही हैं। इसलिए हमारी पार्टी ने आज केंद्र व राज्यों की सरकारों के भी इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेने का फैसला लिया है। संवैधानिक नियमों का उल्लंघन हो रहा है। संवैधानिक प्रजातांत्रिक प्रणाली पर निरंतर आघात है, चोट पहुंचती है। आनंद शर्मा वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के और वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार प्रजातांत्रिक प्रणाली पर वार कर रही है। आनंद शर्मा कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता है और उन्हें इमरजेंसी याद ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। 25 जून 1975 को जो हुआ उसे संवैधानिक देश में काला दिन कहा जाता है और सिर्फ आज नहीं या मोदी के आने के बाद नहीं, पहले से ही इसे काला दिन कहा जाता है। इसी दिन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की थी। तो सोचिए संविधान की हत्या कब हुई थी और किसने की थी। कांग्रेस कह रही है कि साल 2014 से संविधान का अपमान हो रहा है, तो क्या कांग्रेस इमरजेंसी को भूल गई है? आपको बताती हूं कि आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ था। करीब 1,11,000 लोगों को हिरासत में लिया गया था। कई बड़े नेताओं को जेल में डाला गया था। 21 महीनों तक देश में ये इमरजेंसी लागू रही थी। आधी रात अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई थी। कड़ी सेंसरशिप की वजह से कई अखबार इस दौरान बंद हो गए थे और कुछ अखबार ऐसे थे जो ब्लैंक पेजेस प्रिंट करते थे। रॉयटर्स समेत कई विदेशी न्यूज एजेंसी की सुविधाएं भी खत्म कर दी थी और इस देश में ना बाहर की खबर आ रही थी ना यहां से खबर बाहर जा रही थी। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाली सिनेमा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। अभिनेताओं गायकों पर भी सरकार के पक्ष में बोलने का दबाव डाला गया था।
सिनेमा के जरिए समाज और देश को जागरूक करने की कोशिशों पर भी रोक लगा दी गई थी और ये तस्वीरें हम कभी नहीं भूल सकते। तो सोचिए, संवैधानिक अधिकारों को कुचलने की कोशिश किस पार्टी ने की थी? अब जरा कांग्रेस के आरोप और कांग्रेस की रियलिटी का एक कंपैरिजन देख लीजिए। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी संविधान और किसान की हत्यारी है, जबकि कांग्रेस ने खुद संविधान को दरकिनार करते हुए 25 जून को 1975 में देश में इमरजेंसी लगाई थी। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आरोप लगाए कि संविधान पर बीजेपी के हमले बढ़ गए हैं, जबकि संविधान पर इमरजेंसी से बड़ा दूसरा हमला आज तक हुआ ही नहीं है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार में बोलने पर देशद्रोही का तमगा लगा दिया जाता है, जबकि आपातकाल में इसी कांग्रेस ने बोलने की आजादी तक छीन ली थी, नेताओं से क्या लोगों से भी। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार संवैधानिक अधिकारों को कुचल रही है, जबकि इसी कांग्रेस ने आपातकाल में पूरे देश को एक तरह से जेल बना डाला था और विरोध करने वाले हर नेता और आम आदमी को जेल में डाल दिया था। एक सच ये भी है कि मोदी सरकार में पिछले 1 साल से किसान आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे उन लोगों का अब ये कहना है कि ये सरकार तानाशाही करती है, लेकिन इन आंदोलनों को बंद नहीं किया गया, सम्मान दिया। सरकार ने संसद से पारित तीनों कृषि कानून वापस भी ले लिए, 1 साल बाद लिए। इसलिए पब्लिक का आज ये सवाल है कि क्या मोदी विरोध में इमरजेंसी भूल गई है कांग्रेस? संविधान दिवस समारोह भारत का है या किसी पार्टी का है? क्या संविधान दिवस पर सियासी एजेंडा चलाना जरूरी था? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और आज यही सवाल हम अपने मेहमानों से पूछेंगे। आइए उनसे आपका परिचय करवा दूं। राजीव प्रताप रूडी नेता हैं बीजेपी के, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। सुष्मिता देव नेता हैं तृणमूल कांग्रेस की। घनश्याम तिवारी जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। शेखर अय्यर वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल, राशिद अल्वी नेता हैं कांग्रेस के, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। और राशिद अल्वी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये संविधान किसका है? ये पूरे भारत का नहीं है, ये आपका और हमारा नहीं है। क्या ये सिर्फ मोदी या बीजेपी का है? और क्या कांग्रेस पार्टी 1975 से लेकर 21 महीने का वो समय भूल गई है जब संविधान को चीथड़े कर दिए थे, आपने उठाकर साइड में रख दिया था? ये कांग्रेस से कम ये उम्मीद नहीं थी कि संविधान को एक बार दोबारा इस तरह से शर्मसार किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि जिस तरह आपने बीजेपी की सरकार को डिफेंड किया, बीजेपी के प्रवक्ता को भी मुश्किल होगी इस तरीके से डिफेंड करने के लिए। आप मीडिया की एंकर हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि सरकार से सवाल करें। आप हमसे सवाल कर रही हैं, विपक्ष से सवाल कर रही हैं, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। लगातार यही एटीट्यूड आप लोगों का रहता है कि सरकार से सवाल करने की बजाय विपक्ष से सवाल किया जाता है। मेरा पहला जवाब आपको ये है, क्या सरकार को ये सोचना नहीं चाहिए? कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए, इमरजेंसी बहुत गलत थी, मैं माने लेता हूं। कांग्रेस के नेताओं ने उसके लिए माफी भी मांगी है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, देश का सारा विपक्ष बाइकाट कर रहा है, अकेला कांग्रेस बाइकाट नहीं कर रही। आप तो कांग्रेस पे हमला कर रही हैं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री संविधान के मुताबिक ये सरकार चला रहे हैं? संविधान डे है, ये लॉ डे भी कहलाता है। क्या स्थिति यही है कि देश के अंदर कानून का राज है? अगर कानून का राज होता और संविधान के मुताबिक सरकार चल रही होती तो शायद आपके ऊपर यह दबाव ना होता कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बैठ के डिफेंड करें और विपक्ष से सवाल करें। संविधान के परखचे उड़ा दिए इस सरकार ने, लोकतंत्र को ताक में रख दिया इस सरकार ने।
कितनी मिसालें मैं दे सकता हूं। प्रधानमंत्री जापान गए थे, गीता भेंट की थी वहां के बादशाह को। अब प्रधानमंत्री ने गीता भेंट करके क्या कहा था कि मेरे देश में मेरे सेकुलर मित्र बहुत परेशान होंगे, बहुत शोर मचा रहे होंगे। क्या ये संविधान के मुताबिक है? क्या इसका मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री सेकुलर हैं कि सेकुलर नहीं हैं? प्रधानमंत्री चीन गए थे, चीन के अंदर बयान दिया था कि मेरी सरकार बनने से पहले, मेरे आने से पहले शर्म आती थी ये कहते हुए कि हम भारतीय हैं। ये सब रिकॉर्ड के अंदर है। कोई बात मैं ऐसी नहीं कह रहा हूं कि जो अपनी तरफ से कह रहा हूं। क्या ये संविधान के मुताबिक था? क्या यह लोकतंत्र को मजबूत कर रहा था? क्या ये भारत की दुनिया के अंदर इज्जत बढ़ा रहा था? अमेरिका के अंदर जाके प्रधानमंत्री कहते हैं अब की बार डोनाल्ड सरकार, शर्म आती है मुझे कहते हुए, दुनिया के किसी हेड ऑफ द स्टेट को दूसरे देश में जाके ये कहते हुए सुना है कि इलेक्शन का प्रचार कर रहे हो, वहां के प्रचार में हिस्सा ले रहे हो। तो राशिद अल्वी साहब, पूरे देश को, तो राशिद अल्वी साहब, पूरे भारत को भुगतना। एक छोटी सी गुजारिश करूं मैं आपसे, छोटी सी गुजारिश करती हूं आपसे कि अगर आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और बीजेपी संविधान के खिलाफ है, तो संवैधानिक तरीका तो यही है लड़ाई का कि आप उनको पस्त कर दें चुनाव में। आपने मुझे कई चीजें कही, कोई बात नहीं, सर आंखों पर आप मुझे कुछ कह लीजिए, किसी को कुछ कह लीजिए, लेकिन संविधान में ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में जो सबसे ज्यादा सीटें लाएगा वो ही सरकार बनाएगा, और उसी पार्टी का नेता जो होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। तो अगर आपका संविधान पर विश्वास है तो आप संवैधानिक तरीके से हरा दीजिए। 2019 में, 2014 में आपके पास बिल्कुल अपॉर्चुनिटी थी, आप बिल्कुल हरा देते नरेंद्र मोदी को। तो मैं क्या, पूरा देश प्रधानमंत्री उसको कहता जो पार्टी जीतती। और मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि संविधान की तरफ गुस्सा है आपका, इसलिए संविधान दिवस पे उसकी तौहीन कर रहे थे, या नरेंद्र मोदी पर गुस्सा है आपका, इसलिए उस गुस्से की वजह से संविधान की तौहीन कर रहे थे? ये देश को बता दीजिए। देखिए, पहली बात तो मैं आपसे ये कहूंगा, संविधान दिवस प्रधानमंत्री मना रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री के साथ खड़े होकर ही संविधान दिवस मनाया जाएगा। ये वो लोग हैं जिनका न संविधान से वास्ता है, न देश की आजादी की लड़ाई से कोई वास्ता है। और मैं आपसे बड़े अदब से पूछता हूं, आज प्रधानमंत्री ने क्या भाषण दिया संविधान दिवस पे? कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोले, विपक्ष के खिलाफ बोले, यही संविधान दिवस था। इसीलिए विपक्ष को बुलाया था कि वहां पे ये सारे भाषण दिए जाएं, वहां पे कहा जाए कि कुछ पार्टीज जो हैं वो फैमिली को आगे बढ़ा रही हैं, भ्रष्टाचार कर रही हैं। अरे मैं पूछता हूं प्रधानमंत्री जी आपसे, क्या भूल गए बंगारू लक्ष्मण को? इस देश के अंदर कभी नहीं हुआ है इस तरीके की बात, जेल हो गई थी उनको। क्या भूल गए छत्तीसगढ़ के जुदेव जी को, जिन्होंने कहा था रुपया खुदा तो नहीं, खुदा से कम भी नहीं, और आप भ्रष्टाचार का सबक दे रहे हैं। ये दिल्ली के अंदर जो आपने 7 स्टार अपना ऑफिस बनाया, ये पेड़ लग रहा है नोटों का, जिसे झाड़ के आपने बना दिया। हर जिले के अंदर आपका ऑफिस बन रहा है, हर स्टेट के अंदर आपके नए नए ऑफिस बन रहे हैं। कहां से आ रहा है ये पैसा? तो ये संविधान के खिलाफ है। संविधान दिवस पे ये भाषण होता है। और दूसरी बात मैं आपसे कहूंगा, आप 25 नवंबर को 1949 को 26 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। 25 नवंबर को जो पार्लियामेंट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर डॉक्टर अंबेडकर की तकरीर थी, प्रधानमंत्री ने कहा है ना डॉक्टर अंबेडकर दिवस भी है ये, वो तकरीर काश प्रधानमंत्री पढ़ लिए होते। आज उन्हें बात करनी चाहिए थी संविधान की। अगर संविधान दिवस मना रहे थे कि डॉक्टर अंबेडकर ने पार्लियामेंट के अंदर क्या तकरीर की थी, देश को क्या मैसेज दिया था,
मेरे पास है वो तकरीर। अभी जब आप हमारे तमाम दोस्तों से बात करेंगे तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। राजीव प्रताप रूडी जी, राजीव प्रताप रूडी जी, आज राशिद अलवी कह रहे हैं कि आपने संविधान को बिल्कुल मसल दिया है और ये सिर्फ कांग्रेस ने आज बहिष्कार नहीं किया, बाकी पार्टियों ने भी किया है, तो ये फेलियर है बीजेपी और बीजेपी की सरकार का। जवाब दीजिए राशिद अलवी को। रविका जी, सबसे पहले तो संविधान दिवस इन लोगों ने इसलिए नहीं मनाया क्योंकि आप टेलीविजन पर आके अगर 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, उस दिन अगर कोई एंकर उस दिन के कार्यक्रम को लेकर के अगर अपना मीडिया में कार्यक्रम रखे तो वो गैर संवैधानिक हो जाएगा। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि आप सरकार के बारे में कह रहे हैं, तो आज ये स्वाभाविक है इनके लिए संविधान दिवस हो या जब हम लोगों ने इसे अडॉप्ट किया था तो बहुत महत्व नहीं है। ये प्रामाणिकता के साथ इन्होंने रशीद साहब ने कहा है और सबसे पहले तो आप ही को आरोपी ठहरा दिया कि आपने क्यों इस कार्यक्रम को किया और हमने विपक्ष और आप विपक्ष की भूमिका, आप हमसे पहले सवाल पूछ रही हैं। तो हम तो यही समझना चाहेंगे कि आपका यहाँ आना और इस कार्यक्रम को रखना कहाँ से गैर संवैधानिक था, वो सबसे बड़ी बात है। इन्होंने कहाँ का रेफरेंस डाल दिया कि गीता जापान गए तो साहब कुरान भी लेके जाते तो उस पर भी आपको भी अपवाद हो जाता। कहने का मतलब है कि अगर अपने पक्ष को रखने का, देश के पक्ष को रखने का, उन्होंने जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया में अपनी ख्याति प्राप्त की और दुनिया का नेतृत्व उन्होंने संभाला है, वो गैर संवैधानिक है आपके हिसाब से। जो अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी में हमारी कामयाबी है और देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरी दुनिया आज इस बात को स्वीकार करता है, तो वो हमारे लिए संविधान, पता नहीं इन सभी चीजों में संविधान कहां से चला आ रहा है। आप तो आज का दिन जो पूरा भारतवर्ष मना रहा था, आपको भय था और देश के प्रधानमंत्री ने क्या गलत कहा? उन्होंने परिवारवाद के बारे में कहा। सच्चाई है कि इस देश के अधिकांश राजनीतिक पार्टियां वो हैं जो परिवार में निहित है, सिद्धांत में निहित नहीं है। तो अगर इस विषय को आपके समक्ष रखा जाएगा तो कहां से गैर संवैधानिक है? तो आप एक के बाद एक, और अभी तक आपने एक भी चीज ऐसा नहीं बताया जो पार्लियामेंट में, देश में, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पारित हुआ हो, जिसको देश के प्रधानमंत्री ने अलग किया हो, उसको नकारा हो, उसका विश्वास नहीं किया हो। पार्लियामेंट में पारित कराने के बाद जो बहुमत से कानून बनाया जाता है, तो संविधान के दिवस को अगर मनाने का, जिससे हमारी ताकत है, जिस ताकत से हम और आप लोकसभा और राज्यसभा में बैठते हैं, विधानसभाओं का गठन है, जिसके तहत जुडिशियरी का गठन है, जिससे न्यायपालिका चलती है, जिससे कार्यपालिका चलती है, जो संविधान के अभी, इस पर कहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैसा कोई कदम उठा लिया जिससे आप इतने पीड़ित दिख रहे हैं? मुझे तो कम से कम दर्शक ही बता सकेंगे कि रशीद अलवी साहब कहना क्या चाह रहे हैं। आप अपनी हार को स्वीकार करने का, हो सकता है कि राजनीतिक रूप से आज आपकी पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है और आस्ते आस्ते बिगड़ती ही जा रही है, तो उस फ्रस्ट्रेशन को आप दूसरे ढंग से जाहिर कर रहे हैं। लेकिन मुझे नविका जी, इन लोगों से सिर्फ एक ही बात बता दीजिए, देश के लोग भी जान जाए कि आखिर संविधान का हत्या कहाँ हुआ। आपने इमरजेंसी के बारे में बता दिया और भी बहुत सारे कांग्रेस के बारे में, कहाँ हुआ? कम से कम एक जगह तो बता दे तो हम फिर आगे की बात करें। तो मुझे लगता है कि एक निराशा की स्थिति में ये बयान हो रहा है। रशीद साहब, थोड़ा सा जब विषय को रखते हैं ना, तो देश की आजादी में आपने कहा कि हम लोगों ने भाग नहीं लिया, तो आपको याद भी होगा महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को डिसबैंड कर देना चाहिए, तो आप लोग उसको लेकर के चले आ रहे हैं और आज तक जैसे बाकी देश के दुनिया में कांग्रेसियों को छोड़ के देश की आजादी में किसी की भूमिका नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया, उसके फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाते हैं। आप उनका आज अपमान आप सिर्फ संविधान का नहीं, उन तमाम हस्तियों का कर रहे हैं जिसने इस भारत को इस 70-75 साल की राजनीतिक अभियान में जो एक सशक्त रूप से उन्होंने एक ऐसा इंस्टीट्यूशन दिया जो आज भी कामयाब है। आज हम दक्षिण में, मैं आज कोयम्बटूर में हूँ, मैं यहाँ की भाषा नहीं जानता हूँ तमिलनाडु का, लेकिन ये देश का हिस्सा है और भारत का हिस्सा है। हम पंजाब जाते हैं, हम कश्मीर जाते हैं, वहां का हिस्सा हम नहीं जानते। इसी संविधान ने हमें बांध रखा है और ये संविधान ने हम सब लोग को एक बना रखा है जो पूरे भारतवर्ष को दिखता है, जानता है।
और इसी संविधान के तहत हम और आप इस भारतवर्ष में अपने, आपको नविका जी ने बताया किस प्रकार से आप लोगों ने फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया था। ऐसा कौन सा कदम हुआ है जिससे आप लोग की बेचैनी है? चुनाव की हार की बेचैनी में यही सवाल मैं पूछूंगी सुष्मिता देव से। सुष्मिता देव, बॉयकॉट करना संविधान दिवस को, ये क्या उनका अपमान नहीं है जिन्होंने इतनी मेहनत से ये संविधान बनाया था? और राशिद अल्वी साहब मुझे बताना चाह रहे हैं कि संविधान में B.R. अम्बेडकर साहब ने क्या कहा था। मैं बताना चाहती हूं आपको। उन्होंने कहा था ये संविधान अच्छे लोगों के हाथ में रहेगा तो अच्छा सिद्ध होगा, लेकिन बुरे हाथों में चला गया तो इस हद तक नाउमीद कर देगा कि किसी के लिए भी नहीं नजर आएगा। उनके शब्द थे, मैं महसूस करता हूं कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि वे लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाए खराब निकले तो निश्चित रूप से संविधान खराब सिद्ध होगा। दूसरी ओर, और यह बात जरूर ध्यान से सुनिएगा राशिद अल्वी साहब, दूसरी ओर संविधान चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, यदि वे लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाए अच्छे हों तो संविधान अच्छा सिद्ध होगा। और सुष्मिता देव जी, मैं ये पूछना चाहती हूं कि संविधान का पालन करना क्या सिर्फ सत्ता पक्ष में जो पार्टी है उसका काम है, या संविधान का पालन करना हर उस पार्टी का कर्तव्य है जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से पार्लियामेंट में जाती हैं? पार्लियामेंट में जाना यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन पर आपने अमल किया है, और कॉन्स्टिट्यूशन डे का ही बहिष्कार, ये बीजेपी कांग्रेस का सवाल नहीं है। क्या आप और हम जिन्होंने जाकर लड़े नहीं थे, हमारे माता पिताओं ने जरूर लड़ाई की होगी आजादी की 1947 में, लेकिन आप और हम नहीं गए, तो हमारा इस आजादी से कोई सरोकार नहीं है, हमारा इस देश में कोई सरोकार नहीं है, हम कुछ कह नहीं सकते, हमारी आवाज नहीं होनी चाहिए? सुष्मिता देव जी, नाविका जी, अगर संविधान का सम्मान करना है उसका तरीका सिर्फ एक नहीं है, कई तरीके हैं। और इस डिबेट का जो टोन है, एज ए प्रधानमंत्री के किसी प्रोग्राम में ना जाने से ही संविधान का अपमान हो जाता है। हमें अगर संविधान का सम्मान करना है, उसका रास्ता प्राइम मिनिस्टर का कोई प्रोग्राम नहीं है जो उनके लिए एक PR एक्सरसाइज है। ये प्रधानमंत्री तो पारदर्शिता में विश्वास ही नहीं करते। ये प्रधानमंत्री वो है जो मीडिया से बोलते नहीं है। ये प्रधानमंत्री वो है जो विदेश में ज्यादा रहते हैं और सदन में कम रहते हैं। ये प्रधानमंत्री वो है जो विरोधी दलों के साथ किसी तरह की बातचीत में विश्वास नहीं रखते। तो संविधान दिवस कोई PR एक्सरसाइज नहीं है नाविका जी, और संविधान को सम्मान दिखाने के लिए प्राइम मिनिस्टर के किसी कार्यक्रम में जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि संविधान प्राइम मिनिस्टर की कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। ये देश का मान है, हमारा गर्व है ये संविधान। और संविधान बीजेपी पार्टी का कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। इसी संविधान के सम्मान में प्रधानमंत्री के किसी कार्यक्रम में जाना जरूरी नहीं है। हर दिन संविधान दिवस है, हर दिन संविधान दिवस है। जब मीडिया के लोगों को जेल में डाला जाता है, जब ऑपोजिशन लीडर्स को ED में भेजा जाता है, जब इस देश में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये प्राइम मिनिस्टर नहीं करते हैं, ये संविधान का सम्मान है। इसलिए PR एक्सरसाइज प्रधानमंत्री करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि वही उनकी परंपरा है। पर सच्चाई ये है, माफ कीजिए, ये पूरी दुनिया जानती है कि भारतवर्ष में किस तरह के प्रधानमंत्री हैं, जहां माइनॉरिटीज पे अत्याचार होता है, शेड्यूल्ड कास्ट पे अत्याचार होता है, जहां विभाजन की राजनीति है। जिस प्रधानमंत्री को टाइम मैगजीन के कवर पे देखा जाता है गलत सुर्खियों के साथ, इससे ज्यादा संविधान का अपमान क्या हो सकता है? इसलिए संविधान को सम्मान करने के लिए प्रधानमंत्री के किसी भाषण को सुनने की जरूरत नहीं है, और ना उनके सामने बैठ के उनके झूठ को सुनने की जरूरत है। माफ कीजिए, हमारे प्रधानमंत्री कितना भी देश विदेश घूमे, उन्होंने भारतवर्ष का नाम, मैं मानती हूँ कि पूरे विश्व में बदनाम किया है। दैट इज द रियलिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। घनश्याम तिवारी जी, प्रधानमंत्री का प्रोग्राम, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री का प्रोग्राम चल रहा
था या पार्लियामेंट के स्पीकर का प्रोग्राम चल रहा था? देश के राष्ट्रपति वो बीजेपी के होते हैं या देश के होते हैं? देश के स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के, वो पूरे लोकसभा के होते हैं, सब सांसदों के होते हैं या किसी पार्टी के होते हैं? और अगर वाइस प्रेसिडेंट वहां पर हैं तो वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, सब सांसदों के चेयरमैन होते हैं या किसी पार्टी के चेयरमैन होते हैं? ये किस तरह की आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये किस तरह की दलीलें हैं, ये किस तरह की डिबेट छिड़ गई है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी हिस्सा जिसको इस सरकार ने कुचला हो तो उसका रिड्रेसल मैकेनिज्म भी संविधान में लिखा हुआ है और उसका रिड्रेसल हो सकता है देश के कानून से और देश के इंस्टीट्यूशंस जो जुडिशरी कहलाती हैं। तो हम जुडिशरी में नहीं जाएंगे, हम पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, लेकिन हम संविधान का हम बहुत इस्तेकबाल करते हैं। ये किस तरह की आर्ग्यूमेंट है? नमस्कार ललिता जी, आपको, दर्शकों को और मेरे फेलो को पैनलिस्ट को और सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ में 26/11 के सभी शहीदों को मेरी श्रद्धांजलि। वी द पीपल ऑफ इंडिया जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है वहीं से शुरू करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया। 8 साल हो गए इन लोगों को ये बताते हुए कि कौन कौन एंटी नेशनल है, किसे किसे पाकिस्तान, चीन और कहीं और चले जाना चाहिए। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इस सरकार ने जब पेगासस का स्कैंडल आया जो अभी भी चल रहा है, देश की सॉवरेनिटी को खतरे में डाला। सोशलिस्ट रिपब्लिक में ये विश्वास नहीं करते हैं। सेक्युलर इनके लिए अच्छा शब्द नहीं है। प्रधानमंत्री बाहर जाकर के इस बारे में टिप्पणी कर चुके हैं, जो राशिद अली जी ने भी कहा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में इनका इतना विश्वास होता तो दुनिया के अनेक मानकों में भारत लोकतंत्र में नीचे मानकों में नहीं जा रहा होता। हमारे वैल्यूज क्या हैं? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजों को आकर के प्रेस के सामने गुहार लगानी पड़ी, वहां पर जस्टिस का क्या हाल है ये सरकार को सोचना चाहिए। लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। जहां पर जर्नलिस्ट को इस तरीके से जेल में डाला जाता है जैसे उत्तर प्रदेश में डाला जाता है सिद्दीकी कप्पन को, जहां पर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में लगातार इंडिया नीचे गिरता जा रहा है, वहां पे लिबर्टी का क्या हाल है प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। जहां पर 97% भारत के लोग गरीब होते गए हैं और 3% लोग अमीर होते गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की आय हर 2 साल में दुगुनी होती गई है। ऐसे में ये कौन सी इक्वालिटी इन्होंने एस्टैब्लिश की है पिछले 8 साल में, ये भी सोचना चाहिए। फ्रेटर्निटी, जहां पर आदित्यनाथ जो कि देश में एक तरीके की हम मानते हैं नफरत की मिसाल बनते जा रहे हैं, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बना करके प्रधानमंत्री उनका गुणगान करते हैं। वहां पे कौन से फ्रेटर्निटी की बात है जहां लव जिहाद की चर्चा छेड़ दी जाती है। प्रधानमंत्री को लगता है कि यदि वो रोज रोज भाषण देंगे तो जवाहरलाल नेहरू बन जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू बनने के लिए रोज रोज भाषण देने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके कार्य से दिखना चाहिए। जहां तक कुछ बातें हैं जो गूगल सर्च से भी पता नहीं चलती, जैसे हो सकता है राजीव प्रताप रूढ़ी जी बहुत समय तक मंत्री रहे हैं, ये जानते होंगे। आरएसएस ने देश का कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया? जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ तब मनाया, या 2021 हो गया, आज तक कभी मनाया या नहीं मनाया? टाइम्स ऑफ इंडिया बताता है कि 2002 में पहली बार आरएसएस के हेडक्वार्टर में देश का तिरंगा लहराया गया। द हिंदू बताता है कि सरदार पटेल ने आरएसएस से कहा कि आपको राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना पड़ेगा, तब आपके ऊपर से बैन हटेगा। जो संगठन भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद है, जिसका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, संविधान दिवस की कोई अहमियत उनके लिए नहीं है, राष्ट्रीय ध्वज की अहमियत नहीं है, आज अगर प्रधानमंत्री और उनके साथी मिलकर के चाहे संसद में ही क्यों नहीं, संसद की बात करते हैं, इस देश में 1998 से 2021 तक 47% ऑर्डिनेंसेस मोदी सरकार में पास हुए हैं। जितने संडे पिछले 7-8 साल में नहीं हुए, उससे कम सिटिंग्स पार्लियामेंट की हुई हैं। जहां तक आप देश के संस्थानों की बात करते हैं, इलेक्शन कमिश्नर को ले लीजिए, जिसके बारे में 2002 में मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री जी ने टिप्पणी की थी, और उनका हाल आज देख लीजिए। देश के किसी भी स्वतंत्र संगठन को ले लीजिए और उसका हाल इस सरकार में देख लीजिए। उसके बाद ये सरकार कहती है कि संविधान का सम्मान कौन नहीं कर रहा है। ये मेरे ख्याल से देश के साथ मजाक है। राजीव प्रताप रूडी जी, जवाब दीजिए। हाँ, मैं दोनों सुष्मिता जी ने कहा कि पीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, तो फिर राजीव प्रताप रूडी प्रवक्ता के रूप में क्या करेंगे? हमारे यहाँ तो इतने लोग हैं, थोड़े ठीक ठाक लोग हैं, तो आपको बड़ा चिंता है कि इसलिए संविधान दिवस में आप नहीं गई या आपके पार्टी के लोग नहीं गए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं।
उसके बाद आपने कहा शेड्यूल ट्राइब पर अत्याचार हो रहा है। पता नहीं आप कहां से देख के, पता नहीं आपके जमाने में सब कुछ बहुत बढ़िया रहा और आज इसलिए संविधान दिवस पर आप उसमें भाग नहीं लेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, वो पता नहीं आपने कहा कि ये तो स्वतंत्रता है भाई, किसी मैगजीन के किसी पृष्ठ आप कभी कहती हैं कि किसी अखबार और किसी मैगजीन में प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं निकलता है, देश दुनिया में निकलता है तो आप कहती हैं कि देखिए ये निकल रहा है। तो लोकतंत्र इसी को कहते हैं और लोकतंत्र में हमें भरोसा है, हम भारतवर्ष में हैं। और आपने कहा कि यदि सम्मान करना है तो प्रधानमंत्री का भाषण क्यों सुने, मत सुनिए भाई, लेकिन लोकतंत्र की व्यवस्था है, उसी संविधान में आपको भरोसा अगर रहता तो आप पार्लियामेंट में बैठते, आप वहां सुनते, क्योंकि जब आपकी सरकार थी, जब आपके लोगों ने, अब देश के प्रधानमंत्री ने 2010 से ये शुरुआत किया गुजरात में कि संविधान दिवस मनाना शुरू किया और जब हमारी सरकार आई तो देश में एक तिथि मिसिंग था, तो उस तिथि को डाल करके और वहां राष्ट्रपति हो, स्पीकर हो, आप सब लोग लोकसभा और राज्यसभा में बैठिएगा, तो संविधान का ही ये अंग है। लेकिन अगर आपकी नाराजगी किसी व्यक्ति से हो जाए जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबसे बड़े पौधे पर हो और उसकी नीति और सिद्धांत के साथ देश के 80 करोड़ से 100 करोड़ लोग चल रहे हो, तो स्वाभाविक है आपकी अपनी बेचैनी एक हो सकती है। लेकिन ये कह देना कि देश के प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी करके, और आपने कुछ ऐसी बातें कही जो शायद झूठ सुनने की, अब आप आपके शब्दों को तो मैं नियंत्रित कर नहीं सकता हूं, लेकिन ये तभी लोग ऐसे राजनेता शब्दों का उपयोग करते हैं जब संविधान पर हम के अंग हैं, हम विधायक बनते हैं, हम सांसद बनते हैं, इस संविधान पर हमारा जैसे 125 करोड़ देशवासी इस पर भरोसा करते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। अच्छा जी, आपने एक रेटोरिक कहा और लगता है कि हर टीवी चैनल में ये पूछ दिया कि योगी जी को हमने मुख्यमंत्री क्यों बना दिया। साहब, ये भी अब आपको चिंता है इस बात, योगी जी वहां बनाए गए और वो गेरुआ बस पहनते हैं, तो इसीलिए राज्य में आज अगर 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 5 साल में, जो 70 साल में नहीं, तो वो गेरुआ वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति भी इतना बड़ा काम कर सकता है। नहीं तो अपनी आपको आपत्ति है क्योंकि गेरुआ वस्त्र पहन करके भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं जिनको देश मंत्री का सानिध्य प्राप्त है, तो आपको बहुत बेचैनी है। स्वाभाविक रूप से चुनाव है तो आप उन पर टिप्पणी करेंगे और तो नहीं, लेकिन एक बात तो है, राजीव प्रताप रूडी जी, लेकिन एक बात तो है राजीव प्रताप रूडी जी, और मैं हालांकि घनश्याम तिवारी जी के आंकड़ों से सहमत नहीं हूं क्योंकि इन्होंने 1998 से अब तक ऑर्डिनेंसेस का अपना इन्होंने हिसाब किताब दिया। अगर देना है तो फिर आप शुरू से दीजिए, जितनी देर कांग्रेस की सरकारें और दूसरी सरकारें रही हैं और जितनी देर बीजेपी की सरकार रही है। लेकिन सवाल एक ये है राजीव प्रताप रूडी जी, और इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि कॉन्फ्रंटेशन जो लेवल है, जो इसका इंडेक्स है, ये बढ़ा है पिछले कुछ सालों में, और ये कॉन्फ्रंटेशन का जो इंडेक्स है इसका नियंत्रण करना भी कहीं ना कहीं ट्रेजरी बेंचेस का ही उत्तरदायित्व होता है। और मैं इस बात पर आपसे सवाल पूछना चाहती हूं कि सबका साथ सबका विकास अगर करना है तो थोड़ा सा अगर पार्लियामेंट के अंदर से शुरुआत हो जाए तो इसमें क्या हर्ज है? नहीं, आप नविका जी ठीक कह रही हैं। कब किसी मुद्दे पर रोका जाता है बहस में भाग ले, किस मुद्दे पर रोका जाता है, किस उनके प्रतिपक्ष के नेता जो कि के नेता तो बना करके रखे गए वो संख्या नहीं, कब इन्हें रोका जाता है, कब टीएमसी के लोगों को, बीजेडी के लोगों को और बाकी सांसदों को रोका जाता है। आप अगर हमारी व्यवस्था, हमारे कार्यशैली, हमारे प्रगति, हम जो इंक्लूसिव कर रहे हैं, अगर हम अच्छा कर रहे हैं आपसे, तो फिर यही का बहिष्कार करेंगे। हमको इस तर्क नहीं, ट्रेजरी बेंचेस की जिम्मेदारी हमेशा, मैं देखता हूं लोकसभा हमेशा रीच आउट करते हैं, चलने देना चाहते हैं। आपने कह दिया बहुत कम चला, 2 साल कोविड से पूरा देश लड़ रहा, तो वैसी स्थिति में भी सदन चलता रहा और पिछले बार तो सदन बहुत ही अच्छा चला, विधेयक पारित हो रहे हैं। हम ये सिर्फ जानना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री से है
कि देश के संविधान से आपत्ति है। अगर प्रधानमंत्री से है तो क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो तय करेंगे, नीति निर्धारण करेंगे, देश को चलाएंगे, देश के लोग तय करेंगे कि वो सही कर रहे हैं गलत कर। लेकिन संविधान आपकी नजर गलत हो गया क्योंकि देश के प्रधानमंत्री उस संविधान के चल रहे हैं। ये जरा अगर आप कोई नाशित कर देते तो हम सब लोग को समझ आसानी होती कि आखिर संविधान मूल मुद्दा यही है। और शेखर अय्यर जी आपके पास चल रहे हैं। हाँ, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है और आप पार्लियामेंट में रहे हैं, आपने कई सरकारें देखी हैं। शेखर अय्यर जी, यही पूछना चाह रही हूं मैं आपसे कि आज जिसने भी जो भी दलील दी वो ये कह रहा है कि हमें प्रधानमंत्री का लेक्चर सुनने जाने की जरूरत नहीं है अगर संविधान हमें दिवस मनाना है। सवाल ये है कि इनकी प्रॉब्लम जो है वो संविधान से है या प्रधानमंत्री से है, क्योंकि पार्लियामेंट का फंक्शन है, कोई बीजेपी का फंक्शन नहीं है, सरकार का फंक्शन नहीं है, उसमें ना जाना ये क्या दर्शाता है? नविका जी, बड़ा साफ है कि उनकी प्रॉब्लम प्राइम मिनिस्टर से है, बीजेपी से है, 2014 मैंडेट से है, 2019 मैंडेट से, अभी आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 से है। देखिए, आपने इंडेक्स ऑफ एग्रेशन की बात की, ये सही बात है कि जब से 2014 चुनाव हुआ तब से लेकर सरकार और विपक्ष के बीच में जो रिश्ते होनी चाहिए थी, जिसे नॉर्मली जो होती है वो नहीं हो पाई। और लगातार ये भी हम कह सकते हैं 2000 चुनाव की जो परिणाम निकला, ऐसा निकला जहां विपक्ष का स्थान भी कौन मेन ऑपोजिशन पार्टी बनेगा उस स्थिति की भी नहीं थी कांग्रेस। इसलिए कांग्रेस को लगा कि हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर थोड़ा लार्ज हार्टेड होकर हमें वो दर्जा दे देते तो एक रिश्ता का एक नया शुरुआत हो सकता था। लेकिन लगातार उनको लगता है कि वैसे हम चुनाव भी जीत नहीं पा रहे, तो आज अगर हम ये कॉन्स्टिट्यूशन डे अटेंड करके अभी पॉलिटिकली क्या बेनिफिट है मोदी जी का, अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ सेंट्रल हॉल फंक्शन करके देखिए, जब पार्लियामेंट सेशन को ही उनको नहीं लगता है कि कोई बड़ा फायदा है, क्योंकि जो मुद्दे हैं, जिस तरह मुद्दे हमने देखा पिछले कई इश्यूज जो आए हैं, ऑपोजिशन को लगता है कि उनकी जो रूम है, उनकी जो स्कोप है वो कम होता जा रहा है। उसका कारण हर चुनाव में उनको लगता है कि उतनी इंप्रूवमेंट हो पा रही है इलेक्ट्रॉली ऑन द ग्राउंड, कई कारण हो सकते हैं। और आज यूपी चुनाव को भी ऐसे ही देखा जा रहा है कि वो बड़ा इंडिकेटर है कि आगे 2 साल में जब 2024 में जो चुनाव होगी उनमें उनकी स्थिति क्या रहेगी। अगर आज मोदी जी के साथ देके कॉन्स्टिट्यूशन डे मना के उनको कोई फायदा होगा क्या? उनको नहीं लगता कोई फायदा होगा, क्योंकि इस समय ऑपोजिशन बड़ी साफ है। उनकी स्ट्रैटेजी जो मुझे नजर आ रहा है कि लगातार आप मोदी जी के खिलाफ बोलते जाओ, कभी तो पब्लिक मानेगी, कभी तो पब्लिक स्वीकार करेगी जो हम बातें कह रहे हैं जो डेमोक्रेसी को लेकर। और दूसरी तरफ जो दूसरा प्रॉब्लम जो पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन पहले सरकार और ऑपोजिशन बीच में एक प्रकार से एक अंडरस्टैंडिंग था, लिव एंड लेट लिव, मतलब आप भी जियो हम भी जियो, हम 5 साल रहेंगे अब उसके बाद आप आ जाइए। ये जो एक प्रकार के कंफर्टेबल रिलेशनशिप था वो मोदी जी ने तोड़ दिया है। क्योंकि जब मोदी जी आज खड़े होकर बोलते हैं, जिस तरह भ्रष्टाचार की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिस प्राण प्रतिष्ठा को खत्म करना चाह रहे हैं, और दूसरी बात जिस तरह वो कहते हैं भाई कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे परिवारवाद पार्टी है, जब हर पार्टी में इस परिवारवाद को लेकर ही प्रॉब्लम्स है, जिस प्रॉब्लम को लेकर आज सुष्मिता जी ने कांग्रेस छोड़कर टीएमसी आई है, पता नहीं समाजवादी पार्टी में आगे क्या होगा। हर पार्टी में ये प्रॉब्लम है। जब बार बार जब मोदी जी आईना दिखा रहे हैं भाई ये हालत है, ये है, और पब्लिक से भी कोई बड़ी मैंडेट नहीं मिल रही है, इसीलिए मतलब कुछ क्षेत्रीय पार्टी को छोड़ के तो उनको लग रहा है कि भाई इस समय उनकी जो जंग है मोदी जी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, ये जारी रहना चाहिए। और ये जो पॉलिसीज की बात हो रही है भाई, तो राजनीतिक नफा नुकसान ज्यादा बड़ा है और संविधान कम बड़ा, यही शेखर अय्यर का कहना है। और पीआरएस जो लेजिस्लेटिव रिकॉर्ड्स देखता है, राशिद आलवी साहब, मैं यहां पर एक बात कही गई कि ऑर्डिनेंसेस मोदी ने ज्यादा जारी किए हैं। मैं आपको बता दूं 1952 से 2014 तक 637 ऑर्डिनेंसेस हुए, यानी कि 11 पर ईयर के एवरेज से। इसमें से 456 जो 50 साल का कांग्रेस का रूल था उसमें हुए थे। और मैं अगर आपको बताना चाहूं तो 1952 to 64 में 70
जवाहरलाल नेहरू जी ने पास किए ऑर्डिनेंसेस, और 77 ऑर्डिनेंसेस, 77 ऑर्डिनेंसेस 6 साल में इंदिरा गांधी जी ने ऑर्डिनेंसेस जारी किए थे। इसका मतलब 3 ऑर्डिनेंसेस एवरी 2 मंथ्स। तो राशिद अल्वी साहब, कौन कर रहा था ऑर्डिनेंस? कौन कर रहा था संविधान के साथ खिलवाड़? अपना पास्ट भूलकर सिर्फ बीजेपी पर टिप्पणी करना, ये कहां तक जायज है? देखिए मोहतरमा, ऑर्डिनेंसेस जारी करना संविधान के खिलाफ हरगिज नहीं है। संविधान के मुताबिक ऑर्डिनेंस तब जारी किया जाता है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो और बहुत ज़रूरी हो, तब ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है। लेकिन मैं इस पे बात नहीं करना चाहता। मैं तो अपने मित्र से पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के रूडी साहब से, कि जापान में जो उन्होंने बोला था, उन्होंने कहा कुरान भी ले जाते। ये बीजेपी की आदत है कि वो इस तरीके की बातें करती है। क्या वहाँ ये बोलना कि मेरे देश के अंदर मेरे मित्र, सेकुलर मित्र, शोर मचाएंगे, संविधान के मुताबिक है? चीन के अंदर जाके ये बोलना कि मुझसे पहले शर्म आती थी भारतीय कहते हुए, ये संविधान के मुताबिक है? मैं आपसे और पूछता हूँ, आप तो एमपी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, आपने 370 हटाया आर्टिकल, आपने मशवरा किया ऑल पार्टीज से? बगैर मशवरे के आपने हटाया, स्टैंडिंग कमेटी में भेजा। आप जानते हैं, और कोई जाने कि ना जाने, कि स्टैंडिंग कमेटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। कन्वेंशन है कि अगर एक कॉमा भी हटाना है किसी लॉ के अंदर तो स्टैंडिंग कमेटी में जाना चाहिए। किसान का कानून आप लेके आए, क्या आपने मशवरा किया? आपने तो ये किया राज्यसभा के अंदर कि एमपी डिवीजन मांगते रह गए, और उस वक्त जो प्रिजाइड कर रहे थे जबरदस्ती कानून पास कर दिया। ये संविधान तो राशिद अल्वी, आप मुझे इतना तो बता दें, आज 26/11 है और 2008 को 26/11 को मुंबई में क्या हुआ था, आप इस पर भी बता दें कि संवैधानिक ये था कि देश की अखंडता सुरक्षित रखी जानी चाहिए थी। आप ही की पार्टी से बड़े नेता रह चुके मनीष तिवारी जी ने लिखा है कि हमें कुछ करते हुए नजर आना चाहिए था, लेकिन हमने कुछ नहीं किया 26/11 के अटैक्स के बाद। क्या यह संविधान के दायरे में है? मोहतरमा सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए, एक तो मेरी बात आप होने दीजिए, बीच में मत टोकिए। इस सवाल का जवाब तो मेरे दोस्त मनीष तिवारी मैं लूंगी उनसे, लेकिन पर आपसे भी एक सवाल है। पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, क्या पाकिस्तान पे हम सुनिए मोहतरमा, पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, क्या पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था? बीजेपी की सरकार थी, अटल जी की सरकार थी। आपने कभी ये सवाल उठाया? आप कहती कि हाँ, उस वक्त भी पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए था, क्यों नहीं किया अटल जी की सरकार ने? आज सवाल मोदी की सरकार का है, आप पीछे मत जाइए। आज ये देखिए कि मोदी जी संविधान के मुताबिक काम कर रहे हैं। पीछे के सवाल मत पूछिए, आगे की तरफ देखिए। मोदी सरकार से जवाब लीजिए। बिल्कुल लेंगे जवाब। पब्लिक भी सवाल पूछ रही है, पहले पब्लिक के सवाल सुन लेते हैं, फिर लेंगे राजीव प्रताप रूडी से सवालों के जवाब। देश में इमरजेंसी लागू करने वाली कांग्रेस को लोकतंत्र खतरे में दिख रहा है। मैं क्या जान सकता हूं कि कांग्रेस की लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? राशिद अल्वी साहब से मेरा सवाल ये है कि आप संविधान की बात करते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी पार्टी का संविधान कहाँ है और उसमें कितना आप उस संविधान के हिसाब से चलते हैं? हैदराबाद और दिल्ली से दोनों सवाल आए और दोनों राशिद अल्वी साहब महज इत्तेफाक है आपके लिए आए हैं। जवाब दे दीजिए, पब्लिक पूछ रही है। देखिए मैं तो रूडी साहब की बात का भी जवाब दे रहा हूं और इनकी बात का भी जवाब दे रहा हूं। पार्टी संविधान के मुताबिक चलती है। अगर पार्टी की संविधान के मुताबिक नहीं चले तो इलेक्शन कमीशन मौजूद है। इमरजेंसी को कंडम किया जा चुका है, उसके लिए माफी मांगी जा चुकी है। क्या इमरजेंसी के बाद नरेंद्र मोदी जी से यह सवाल ना उठाया जाए कि आप किस तरीके से आप सरकार चला रहे हैं? उनसे सवाल ना उठाया जाए कि पार्लियामेंट के अंदर आप किस तरीके से कानून बनाने का काम कर रहे हैं?
आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर पॉलिटिकल स्पीच, क्या ये सवाल का जवाब आपको संतुष्ट कर पाया है कांग्रेस पार्टी द्वारा? सुष्मिता देव जी, देखिए, किस पार्टी का क्या संविधान है वो अलग बात है, पर एक सीधी सी बात है नाविका जी, हम ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और पार्लियामेंट के किसी कार्यक्रम में ना जाना और इसको इस तरह से इंटरप्रेट करना कि ये संविधान का अपमान है, ये गलत है। संविधान के सम्मान को अगर बरकरार रखना है तो सिर्फ ये एक तरीका नहीं है कि सेंट्रल हॉल में जाके भाषण सुनना है। ये तो ऐसे प्रधानमंत्री जब लोगों से टैक्स लिया जीएसटी के लिए, तब भी सेंट्रल हॉल में प्रोग्राम किया। ये देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि नया टैक्स लागू कर रहे हैं, आप लोगों की जेब से टैक्स ले रहे हैं और सेंट्रल हॉल में आप उत्सव मना रहे हैं। तो ये तो सबको बेवकूफ बनाने का तरीका मोदी जी का बहुत पुराना है, हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और संविधान में कमाल है, आपने जीएसटी का उदाहरण दिया। जीएसटी के लिए आपकी पार्टी भी पार्टी थी टू द टैक्स, और सारे स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने मिलकर एक डिसीजन लिया था, और वो अगर सेंट्रल हॉल में उसकी बात हुई जहां सारी पार्टीज मौजूद थी। राजीव प्रताप रूडी, विडंबना नहीं है, मेरे पास समय बहुत कम है। राजीव प्रताप रूडी जी, विडंबना नहीं है कि जब सब पार्टीज इंक्लूडेड थी एक डिसीजन लेने में, जो जीएसटी का डिसीजन था उसको प्रधानमंत्री ने सेंट्रल हॉल पे किया। उससे तकलीफ है सुष्मिता देव जी को, तृणमूल कांग्रेस को, लेकिन आज अगर वो देश का संविधान कर रहे हैं सेंट्रल हॉल में तो उससे परहेज है। ये लाइफ कम्स अ फुल सर्कल, वो कहते हैं ना कि एक चक्र पूरा होता है। में किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान एक बार नहीं बार बार किया है, वो प्रधानमंत्री मोदी है। सबसे रूडी जी जवाब दीजिए, रूडी जी जवाब दीजिए। रशीद अली जी, आपने जैसे ही पढ़ दिया कि भाई ऑर्डिनेंसेस कांग्रेस के जमाने में जाते थे, मैं बोलना चाहता तो उन्होंने कहा कि नहीं ऑर्डिनेंस तो होना चाहिए, बट कैसे होना चाहिए वो कांग्रेस के लोग बेटर जानते थे और बीजेपी के लोग और आज के देश की सरकार को नहीं पता है। तो बोले मैं सहमत हूं, लेकिन वो बात वो अपना पहले से कहे। इन्होंने 370 की बात कही, तो मैं ये बताना चाहूंगा, मैं इस देश के राजनीति में थोड़े लंबे समय से हूं और इस देश में मेरा 25 साल का राजनीतिक जीवन, 20 साल 3 विषयों पर मेरे पॉलिटिकल लाइफ का निकल गया जो देश को आंदोलित कर रहा था। वो 370 था, राम जन्मभूमि था, ट्रिपल तलाक था, और इस देश के प्रधानमंत्री और हमारे लोकतंत्र की इतनी ताकत थी कि इन तीनों समस्याओं को आने वाली पीढ़ियों को मुक्त कर दिया कि हम टेलीविजन चैनल पर आके इसका डिबेट ना करें। क्या एक ऐतिहासिक नहीं था? एक मजबूत सरकार, एक निर्णायक सरकार, एक निर्णायक प्रधानमंत्री ने देश के सामने निर्णय करा। आज जनता को तय करना है, आज जनता को तय करना है, पब्लिक को तय करना है कि अगर आज विपक्ष संविधान दिवस पर पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में नहीं था तो क्या ये मोदी पर निशाना साध रहे थे या इन्होंने संविधान का ही अपमान कर दिया? जो लोग कहते हैं कि जीएसटी का टैक्स लेने के लिए सारी पार्टियों को बुलाकर एक इवेंट किया गया सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में, शायद भूल जाते हैं कि उस फैसले में हर राज्य मौजूद था और ये सेलिब्रेशन था इस बात का कि सारे राज्य मिलकर एक ऐतिहासिक ऐसा कानून ला सकते हैं। उसके लिए सबको बुलाया और ये इंक्लूजन का एक एग्जाम्पल था और उसी को कंपेयर किया जा रहा है उस एग्जाम्पल से जहां पर हम संविधान दिवस पर देखते हैं कि ऑपोजिशन पार्टीज, विपक्ष वहां गया ही नहीं क्योंकि ये प्रधानमंत्री का एक समारोह था। ये कैसी विडंबना हो गई है इस देश में, जनता ही इसको फैसला करे। मेरे साथ जुड़ने के लिए और सवाल पब्लिक का शो पर हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।